बिहार हाई कोर्ट के आदेश के बाद बिहार एसटीईटी के लिए जो आवेदन लिए जाने थे ओवर एज अभ्यर्थियों के लिए, उसके लिए जो वेबसाइट थी, अब देखो यहाँ पर जो लिंक आया था, ये लिंक तो मतलब 12 बजे रात में ही आ गया था, लेकिन वेबसाइट ने काम करना स्टार्ट किया है 2 सितंबर को दोपहर 11 बजे के बाद। वो भी लगभग 4 बजे तक जो वेबसाइट थी, जितने भी अभ्यर्थी इसमें जो नए थे, जो ओवर एज थे, जो रजिस्ट्रेशन करना चाहते थे, जब वो यहाँ पर आते थे तो उनको जो है तमाम समस्याएं हो रही थी। कुछ लोगों के लिए ऑप्शन ओपन नहीं हो रहे थे, तो कुछ लोगों के साथ स्थिति ये बन रही थी। फिलहाल आप यहाँ पर देख सकते हैं कि एरर का मैसेज आ रहा है, यानी कि जो एप्लीकेशन प्रोसेस इज़ ओवर लिख के आ रहा है। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर तमाम अभ्यर्थी ऐसे रहे जिन्होंने फॉर्म भरने का प्रयास किया। कुछ लोग सफल हुए और कुछ लोग असफल हुए, मतलब सभी लोगों को सफलता यहाँ पर नहीं मिल पाई है। और साथ ही साथ ये भी है कि कुछ लोग जो अपना एडमिट कार्ड में जो त्रुटियां हुई थी, उस त्रुटियों को ठीक करने के लिए जब लॉगिन किए तो फिर उनका भी जो फॉर्म था वो सबमिट नहीं हो पा रहा था। मतलब ये कि कुल मिला के देखा जाए तो अभ्यर्थियों को केवल 5 घंटे का समय मिला और 11 बजे से वेबसाइट ने काम करना स्टार्ट किया और शाम को 5 बजे क्लोज कर दिया गया। अब हुआ ये कि ये जो समय मिला ये तो बहुत कम मिला। कहा गया था कि 2 तारीख को दिन भर समय मिलना चाहिए था, लेकिन दिन भर समय तो मिला नहीं। 4-5 घंटे का समय मिला और उसमें भी वेबसाइट ने अभ्यर्थियों को खूब छकाया है। तो फिलहाल कुछ लोग सफल हुए हैं, कुछ लोग असफल हुए हैं। मतलब कुछ लोगों के फॉर्म सबमिट हुए, कुछ लोगों के फॉर्म सबमिट नहीं हुए, कुछ लोगों को पता ही नहीं है कि उनका फॉर्म सबमिट हो पाया या नहीं हो पाया, क्योंकि अंत में उनको एरर मैसेज आ गया। आज 3 तारीख है और अब अगर कोई अभ्यर्थी जो है वेबसाइट पर आता है तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि वेबसाइट जो है वो बंद हो चुकी है और एरर का मैसेज हो रहा है कि एप्लीकेशन प्रोसेस इज ओवर। अब नए आवेदन जो हैं वो नहीं किए जा सकते। तो कुछ इस प्रकार से ये जो पूरी प्रक्रिया है बिहार विद्यालय परीक्षा समिति की, वो पूरी हुई है। निश्चित रूप से इसमें अभ्यर्थियों को मतलब काफ़ी परेशानी का सामना करना पड़ा और अब क्या कहें इसके बारे में, सरकार को इसका संज्ञान लेना चाहिए। आगे बढ़े तो एक और यहाँ पर आप देख सकते हैं कि बिहार शिक्षक भर्ती परीक्षा जो कि 24, 25 और 26 अगस्त को संपन्न हुई है, उसके बारे में एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट न्यूज़ है। हालांकि जो बीपीएससी के चेयरमैन हैं अतुल प्रसाद, उन्होंने कहा था कि सबसे पहले 11वीं 12वीं का रिजल्ट आएगा, उसके बाद 9वीं 10वीं का आएगा, उसके बाद प्राइमरी पर स्थिति स्पष्ट होने के बाद कि प्राइमरी में बीएड को रखा जाए या नहीं रखा जाए, ये स्थिति स्पष्ट होने के बाद तब प्राइमरी का रिजल्ट आएगा। हालांकि छत्तीसगढ़ में जो हुआ उसको देख के लोग यही सोच रहे हैं कि बीएड को प्राइमरी में जगह मिल सकती है। फिलहाल ये बात की बात है, जब तक कोई ऑफिशियल डिक्लेरेशन नहीं आता है तब तक मैं अपनी ओर से आपको कुछ आश्वासन नहीं दे सकता हूँ। मतलब मामला जो है वो 50-50 का मान के चलिए कि क्या होगा, ये तो बस। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो इम्पोर्टेंट नोटिस है 2 सितंबर की। Competitive examination candidate have to appear for document verification in respective district headquarter as per district of their permanent address। तो यहाँ पर अभ्यर्थियों ने जो अपना परमानेंट एड्रेस दिया है फॉर्म में, वहीं का जो जिला मुख्यालय है वहीं पर आपके डॉक्यूमेंट का वेरिफिकेशन किया जाएगा। और शेड्यूल के बारे में बताया गया है कि 9वीं 10वीं का शेड्यूल क्या होगा और 11वीं 12वीं का शेड्यूल क्या होगा। यहाँ पर प्राइमरी के लिए डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन नहीं हो रहा है, केवल 9वीं 10वीं और 11वीं 12वीं के लिए हो रहा है। तो सबसे पहले ये जो नोटिस है ये हम देख लेते हैं, नोटिस इंपॉर्टेंट है। तो यहाँ पर क्या लिखा गया है कि बिहार लोक सेवा आयोग आवश्यक सूचना विज्ञापन संख्या 26/2023 अध्यापक नियुक्ति प्रतियोगिता परीक्षा। तो विज्ञापन संख्या 26/2023 माध्यमिक वर्ग 9-10 और उच्च माध्यमिक वर्ग 11-12 अध्यापक नियुक्ति प्रतियोगिता परीक्षा के अभ्यर्थियों को दिनांक 29 अगस्त को दस्तावेज सत्यापन की सूचना के आलोक में निर्धारित तिथि को अभ्यर्थी स्वयं उपस्थित होकर, मतलब अभ्यर्थी को स्वयं जाना है, अपने सभी मूल प्रमाण पत्र, ध्यान दीजिएगा, सभी मूल प्रमाण पत्र, नवीनतम पासपोर्ट साइज रंगीन फोटोग्राफ कितने 2, ऑनलाइन आवेदन प्रवेश पत्र तथा सभी प्रमाण पत्र की 2 सेट स्व अभिप्रमाणित छायाप्रति निम्नलिखित चेकलिस्ट में वर्णित दस्तावेज प्रमाण पत्र के अनुसार क्रमानुसार जांच टीम को मूल रूप से अभिप्रमाणित करते हुए जमा कराना अनिवार्य है। तो चेकलिस्ट आप यहाँ पर देख लीजिएगा, चेकलिस्ट काफ़ी लंबी है, मैं एक बार आपको बता देता हूँ, लेकिन ये नोटिस आप ज़रूर देख लीजिएगा, ऑफिशियल वेबसाइट पर मिल जाएगी, अदरवाइज हमारे टेलीग्राम चैनल पर। तो चेकलिस्ट क्या है, क्या क्या आपको वहाँ पर जमा करना है, ये ध्यान दीजिएगा। और देखो, मूल दस्तावेज जमा नहीं हो रहे हैं, यहाँ पर आपको क्या लेके जाना है कि
प्रवेश पत्र तथा सभी प्रमाण पत्र की 2 सेट, अब 2 सेट लेके जाना है। स्व अभिप्रमाणित छाया प्रति है और बाकी जो चीज़ें हैं, ठीक है। डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन सूचना के बारे में यहाँ पर जानकारी है। चेकलिस्ट में क्या क्या है, आधार, पैन या ड्राइविंग लाइसेंस में से कोई एक होना चाहिए। इसके अलावा आरक्षण संबंधी प्रमाण पत्र, निवास प्रमाण पत्र, दिव्यांगता प्रमाण पत्र, भूतपूर्व सैनिक जो आपके लिए एप्लीकेबल हो उस पर ध्यान दीजिए। नियोजित शिक्षक संबंधी दस्तावेज, स्वतंत्रता सेनानी के पोता पोती नाती मतलब CTET BTT पेपर 1 दस्तावेज और प्रमाण पत्र, बिहार STT पेपर 1 दस्तावेज और प्रमाण पत्र, बिहार STT पेपर 2 दस्तावेज और प्रमाण पत्र, दक्षता दस्तावेज प्रमाण पत्र, जन्मतिथि प्रमाण पत्र, इसमें मैट्रिकुलेशन का जो सर्टिफिकेट है वो चलेगा। शैक्षणिक योग्यता वाला वर्ग 1 to 5 और दस्तावेज प्रमाण पत्र, शैक्षणिक योग्यता वर्ग 1 to 5 तो मतलब वो चीज़ें आपको दिखानी है। B.Ed वाला या जो भी ट्रेनिंग आपकी हो, B.Ed M.Ed D.Ed वगैरह की दस्तावेज और प्रमाण पत्र लेके जाना है। इसके अलावा 9वीं 10वीं का दस्तावेज प्रमाण पत्र है और B.Ed BA B.Ed BSc B.Ed, तो ये चीज़ें आप एक बार अच्छे से देख लीजिएगा, ठीक है। यदि कोई अभ्यर्थी 9वीं 10वीं और 11वीं 12वीं के लिए आवेदन किए हैं तो वे किसी एक तिथि को ही दोनों वर्ग के लिए दस्तावेज सत्यापन कराना सुनिश्चित करेंगे। तो मतलब कि किसी एक तिथि को ही, ठीक है, दोनों वर्ग के लिए दस्तावेज सत्यापन कराना सुनिश्चित करेंगे। ऐसा नहीं कि अलग अलग डेट में आप पहुंच जाएं। अब यहाँ पर देखिए लिखा गया है जो अगली नोटिस, शेड्यूल फॉर 9-10, तो जैसे कि अररिया अंग्रेजी 9/9 डेट ऑफ डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, यहाँ पर डेट्स दे दी गई हैं। आप डेट्स देख लीजिएगा कि किस डेट में आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होना है। तो पूरी लिस्ट है, अब सारी चीज़ें मैं आपको नहीं बताऊँगा। हाँ, यहाँ पर ये मैं आपको बता सकता हूँ कि आपको सब्जेक्ट दिया गया है, जिला दिया गया है, मतलब किस जिले के आप हैं वहाँ पर चेक करिए और अपने ज़िले के हेडक्वार्टर में ही जाना है। तो ये बात तो आपको पता ही है। सबसे पहले आप अपना ज़िला देखिए और फिर देखिए कि आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन कब हो रहा है, और दोनों डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन इस नोटिस के मुताबिक एक ही दिन करवाइएगा। तो ठीक है, तो ये जानकारी यहाँ पर दे दी गई है। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर ये सारी जानकारी अवेलेबल है वेबसाइट पर, एक बार जाके चेक कर लीजिएगा। काफ़ी लंबी चेक लिस्ट है और यहाँ पर आपको हर बात को ध्यान से समझना पड़ेगा, ठीक है। तो उम्मीद करता हूँ कि ये जानकारी आपके लिए काफ़ी ज़रूरी थी और इससे अब आप संतुष्ट हुए होंगे। आगे बढ़ते हैं फ्रेंड्स, बात करते हैं उत्तर प्रदेश में एक वैकेंसी आने वाली है PET 2022 के आधार पर, और ये वैकेंसी लोअर PCS की है। तो लोअर PCS के लिए अभ्यर्थी जो थे वो काफ़ी लंबे समय से वेट कर रहे थे। अब PET 2022 के आधार पर ये वैकेंसी आने वाली है। तो जो जनरल कैंडिडेट हैं वो सोच रहे होंगे कि इसमें जो PET की कट ऑफ कितनी रहेगी। तो फ्रेंड्स, मुझे लगता है कि कम से कम 70 प्लस तो होनी चाहिए। 70 प्लस के नीचे जो PET में हैं उनको यहाँ पर अवसर नहीं मिलेगा। UPSSC के द्वारा ये परीक्षा करवाई जाएगी। सीटों की संख्या के बारे में जो जानकारी मिल रही है उसके मुताबिक अभी तक जो सीटें हैं वो 200 के आसपास हैं। फिलहाल सीटों की संख्या बढ़ भी सकती है। एग्जैक्ट जो फिगर है वो हमको तब प्राप्त होगा जब नोटिफिकेशन जारी होगा। अभी तक तो बस अनुमान है, लेकिन एक बात तय है कि PET 2022 के आधार पर लोअर PCS के विज्ञापन पर UPSSC काम कर रहा है और बहुत ही जल्द आपको एक नई वैकेंसी देखने को मिलेगी UPSSC से, और ये बहुप्रतीक्षित वैकेंसी है। यहाँ पर जो अभ्यर्थी हैं वो बहुत ही मतलब लंबे समय से इसका इंतजार कर रहे हैं। आगे देखते हैं क्या होता है। फिलहाल इस वैकेंसी के लिए आप लोग थोड़ा सा धैर्य रखिए। अधिक जानकारी आपको इसी चैनल पर समय समय पर प्रोवाइड करवाई जाएगी। इसके बाद फ्रेंड्स बात करें तो डिग्री और प्रोविजनल प्रमाण पत्र पर आधार नंबर नहीं दे सकेंगे निर्देश। कुछ सरकारें कर रही थी तैयारी। तो यहाँ पर नई दिल्ली एजेंसी विश्वविद्यालय किसी भी छात्र की डिग्री और अनंतिम प्रमाण पत्रों यानी कि प्रोविजनल सर्टिफिकेट पर उसका आधार नंबर नहीं लिखेंगे। ये निजता का हनन माना जा रहा है। UGC ने सभी विश्वविद्यालयों और सभी जो संस्थान हैं उनको इसके बारे में कह दिया है कि भैया आधार मत लिखना। UGC ने विश्वविद्यालयों से कहा कि डिग्री और प्रोविजनल आधार नंबर प्रकाशित करने की अनुमति नहीं है। मतलब अगर डिग्री है या प्रोविजनल है तो उस पर आधार मत लिखिएगा। सचिव मनीष जोशी ने विश्वविद्यालय को इस संबंध में पत्र लिखकर कहा है कि नियम के अनुसार आधार नंबर रखने वाली कोई भी संस्था इससे जुड़े किसी भी डेटाबेस या रिकॉर्ड को सार्वजनिक नहीं करेगी जब तक कि आधार नंबर को उचित तरीक़ों से संपादित या ब्लैकआउट न कर दिया गया हो। तो ये जानकारी निकल सामने आ रही है। कुछ सरकारें इसकी तैयारी कर रही थी कि आधार नंबर लिखा जाएगा, तो अब आधार नंबर तो नहीं लिखा जाएगा। ये सही काम किया गया। और वहीं पर देखेंगे तो कार्यालय जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी कौशाम्बी की ओर से एक विज्ञप्ति है, और ये क्या है आप देख सकते हैं कि बेसिक शिक्षा विभाग दिनांक 11 दिसंबर 2020 के क्रम में जिलाधिकारी महोदय के अनुमोदन के बाद
जनपद कौशाम्बी में संचालित 8 कस्तूरबा गांधी आवासीय बालिका विद्यालयों में रिक्त पदों पर नियत मानदेय और संविदा के आधार पर शैक्षिक सत्र 2023-24 के लिए शिक्षणेतर कार्मिकों के नवीन चयन के लिए केवल महिला अभ्यर्थियों से आवेदन आमंत्रित किए जाते हैं। तो कौशाम्बी में केवल महिलाओं से आवेदन आमंत्रित हैं कस्तूरबा गांधी आवासीय बालिका विद्यालय में, और इसके लिए जो लास्ट डेट है वो 25 सितंबर है, ये ध्यान दीजिएगा। आवेदन पत्र प्राप्त करने की अंतिम तिथि के उपरांत कोई विचार नहीं होगा, और ये जो आवेदन आपको करना है ये ऑफलाइन करना होगा। रजिस्टर्ड डाक से आप अपना आवेदन भेज सकते हैं, किसी भी ज़िले से हो आप आवेदन कर सकते हैं। जॉब आपको कौशाम्बी के KGBV में कस्तूरबा गांधी आवासीय बालिका विद्यालय में मिलेगी। तो लेखाकार के कुल 5 पद हैं, चपरासी के कुल 8 पद हैं, चौकीदार के कुल 8 पद हैं। एलिजिबिलिटी आप देख सकते हैं, लेखाकार के लिए है स्नातक वाणिज्य या MS ऑफिस पर कार्य का ज्ञान और डोएक या समकक्ष संस्था से कंप्यूटर शिक्षा में O लेवल, ठीक है। इसके बाद चपरासी वाला है कक्षा 8 उत्तीर्ण, और चौकीदार के लिए भी कक्षा 8 उत्तीर्ण, तो ये काम चल जाएगा। उम्र सीमा है 25 साल से कम नहीं होनी चाहिए, 45 साल ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। और ये जो आप देख रहे हैं यहाँ पर नोटिफिकेशन, ये आपको kaushambi.nrc.in से भी ये आपको देखने को मिल जाएगा, ठीक है। तो बाकी जानकारी आपको इसी वेबसाइट से मिल जाएगी, ठीक है। तो उम्मीद करता हूँ कि अब आप हर बात अच्छे से समझ गए होंगे। और फ्रेंड्स, आपको बताना चाहेंगे कि करंट अफेयर आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अगर आप सोच रहे हैं RO के बारे में या फिर लोअर पीसेस के बारे में या किसी भी वैकेंसी के बारे में जिसमें करंट आता है, तो करंट के लिए आप नियमित तौर से करंट पढ़ते रहें। अगर आपके पास नोट्स है तो बेहतर है, अगर आपके पास नोट्स नहीं है तो आप हमारा ये नोट्स ले सकते हैं, और इसमें आपको सारी जानकारी बिल्कुल टू दी पॉइंट दी गई है, बिल्कुल सारगर्भित दी गई है, कोई भी बिंदु छोड़ा नहीं गया है, ठीक है। प्रश्नों को क्वेश्चन आंसर और एक्सप्लेनेशन के फॉर्म में रखा गया है। साथ ही साथ जहाँ पर जरूरी है तस्वीरें भी लगाई गई हैं। आप PDF की ये कॉपी देख सकते हैं, इसका एक सैम्पल कॉपी मैंने भेज दिया है टेलीग्राम चैनल स्टडी विद ज्ञान प्रकाश पर, वहाँ से जाके डाउनलोड कर सकते हैं। इसके बाद अगर ये पूरी मंथली PDF आपको चाहिए तो आप वीडियो का डिस्क्रिप्शन चेक कर लेना, वहाँ पर आपको ऑप्शन मिल जाएगा, वहाँ से आप इसे डाउनलोड कर सकते हैं। ये कंप्लीट PDF है। इसके बाद आपको और कुछ मतलब परचेज करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, ना ही कुछ और पढ़ने की ज़रूरत है। कहा जाता है ना कि कम पढ़िए, टू दी पॉइंट पढ़िए, और बिल्कुल वो चीज़ें पढ़िए जो कि आपके काम आएँ। तो बिल्कुल ये सारी शर्तें ये PDF पूरी करती है। जो पढ़ने वाले बच्चे हैं वो इस पर ज़रूर ध्यान देंगे। सबसे बड़ी बात ये है कि ये एक निवेश होता है, 10-15 रुपये का निवेश, जो कि आपके कैरियर के लिए उसमें 4 चाँद लगा सकता है। बाकी चीज़ें आपके ऊपर हैं कि आप 15 रुपये बचाते हैं या फिर अपना कैरियर। थैंक यू सो मच, हैव ए ग्रेट डे, जय हिंद।